गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू माय डियर फ्रेंड्स। आज 3 फरवरी 2021 है। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिन की शुरुआत करेंगे आइजैक न्यूटन के एक कोट के साथ। माय पावर्स आर ऑर्डिनरी, ओनली माय एप्लीकेशन ब्रिंग्स मी सक्सेस। न्यूटन कहते हैं कि उनकी ताकत, उनके पावर्स जो हैं ये ऑर्डिनरी हैं। तो आइजैक न्यूटन कैसे बन गए? एप्लीकेशन की वजह से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल एप्लीकेशन। यहां पर एप्लीकेशन का मतलब है एक्शन, नॉलेज एक्शन गैप। इसका मतलब यह है कि हमें पता है, नॉलेज है कि क्या करना है, लेकिन एक्शन लेने की जब बात आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर यूपीएससी, बैंक एक्सेट्रा की एग्जाम को क्रैक करना है, देन यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू वर्क। आपको पढ़ाई करनी होगी। लेकिन अगर आप जानते हैं कि पढ़ाई करनी है लेकिन पर्याप्त पढ़ाई नहीं करते हैं, तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे? नो। तो न्यूटन यहां पर कहते हैं ओनली माय एप्लीकेशन ब्रिंग्स मी सक्सेस। एक्शन से ही आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल के ऊपर है 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चारों के 4 आर्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स अवेलेबल है। ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ सकते हैं, ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर कवर्ड बाय दिस स्मार्ट कोर्स। इसके अलावा ये कोर्स के फीचर्स भी हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। अदर नेशंस शुड जॉइन इंडिया इन रिपल्सिंग चाइना। स्टेट्समैन नाम का जो न्यूज़पेपर है, इसका आर्टिकल है। ये आर्टिकल लिखा है रिटायर्ड मेजर जनरल साहब ने, मेजर जनरल ऑफ इंडियन आर्मी हर्षा कक्कर साहब ने ये आर्टिकल लिखा है। और अभी इंडिया और चाइना के बीच में 9th मिलिट्री टॉक्स हुई, 9th मीटिंग हुई। और क्या तरक्की, क्या प्रोग्रेस हमें देखने को मिला? देयर वाज नो प्रोग्रेस एट ऑल। वही पुरानी बातें, वही पुराने स्टेटमेंट्स। ये जो पूरा इश्यू चाइना के साथ चल रहा है, उसमें भारत इतनी ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये एग्रेशन की शुरुआत जो है वो चाइना ने की थी। और चाइना ही इस एग्रेशन को अगर रोक दें तो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। अभी कुछ टाइम पहले की, कुछ दिनों पहले या फिर 1-2 हफ्ते पहले की बात है, नाकुला जो सिक्किम में है, वहाँ पर चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, हमारे कुछ एरियाज़ को डोमिनेट करने की कोशिश की, लेकिन वो निष्फल रहे। हमारी आर्मी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अगेन कुछ ही दिनों या फिर हफ्तों की बात है कि फ्यू डेज एगो, आई थिंक 1 हफ्ते या फिर 10-15 दिन के अंदर ये हुआ था ये इंसिडेंट कि ताइवान का जो एयर स्पेस है, वहाँ पर चाइना के एयरक्राफ्ट जो हैं, वो फाइटर जेट्स जो हैं, वहाँ पर उनके ताइवान के एयर स्पेस में उड़ रहे थे। तो लेट्स क्विकली हैव ए क्विक एक देख लेते हैं कि किस एरिया की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, दिस इज सिक्किम, राइट। ये है भूटान और ये है नेपाल। नेपाल और भूटान के बीच में आया हुआ एक राज्य, इसको कहते हैं हम सिक्किम। तो सिक्किम में यहाँ पर नकुला जो है और उस तरफ तिब्बत है, लेकिन तिब्बत फिलहाल चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उनको एक हार का सामना करना पड़ा। फिर ये रहा ताइवान, जो अभी हम बात कर रहे थे कि एयर स्पेस को ब्रीच किया है, एयर स्पेस को वायोलेट किया। चाइना के एयरक्राफ्ट जो हैं विदाउट परमिशन वहाँ पर घुस गए। साउथ चाइना सी में भी एक ऐसा ही बिहेवियर हमें चाइना का देखने को मिलता रहता है। इससे पहले भी हमने कई बार साउथ चाइना सी के बारे में विस्तार से चर्चा की है। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स नए हों, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हों, तो आपको ध्यान में रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि साउथ चाइना सी जो है, ये दक्षिण चीनी समुद्र इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एक तरफ यहाँ पर है हिंद महासागर और दूसरी तरफ है प्रशांत महासागर। तो इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो ट्रेड रूट है, ये जो ट्रेड होता है, सामान यहाँ से वहाँ भेजते हैं, तो ये पोर्शन से होकर फिर साउथ चाइना सी से होकर ये वाला जो फिलिपाइन सी है वो बेसिकली प्रशांत महासागर का ही एक पार्ट है। तो
ये दोनों महासागरों को कनेक्ट करने वाली एक कड़ी है, दैट इज साउथ चाइना सी। तो चाइना इस पूरे एरिया को अपना बताता है। चाइना ये कहता है कि ये पूरा साउथ चाइना सी जो है वो उनका पार्ट है, और दूसरे देश जो हैं यहाँ पर फिलीपाइंस, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई, ये सारे देशों के साथ साउथ चाइना सी को लेकर चाइना का इश्यू चल रहा है। जापान की बात करें तो जापान का जो सिनकाकू आइलैंड है, तो इसको लेकर भी चाइना ने धमकी दी। चाइना ने ये कहा कि ये हम आपसे छीन लेंगे, ये हमारा पार्ट है, ये आपका पार्ट नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। और ये सारे एग्रेशन को देखते हुए जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएसए के, यानी कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ यूएसए लॉयड ऑस्टिन ने ये रीअफर्म किया है, उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया है कि जापान की रक्षा के लिए यूएसए जो है वो हमेशा खड़ा है। China gave a free hand to its coast guard to use force against foreign ships. अभी कुछ टाइम पहले चाइना ने एक बिल पास किया, और इस बिल में कानून पास किया, और इस कानून में अपना चाइना का जो कोस्ट गार्ड है उनको ये स्वतंत्रता दी गई है कि ये साउथ चाइना सी का जो एरिया है, इस एरिया में अगर कोई फॉरेन की शिप एंटर होती हैं और आपकी परमिशन नहीं है, या फिर चाइना की परमिशन नहीं है, और विदाउट परमिशन अगर वो हमारे पानी में एंटर होते हैं, तो आप उनके खिलाफ फोर्स यानी कि आप उनको अटैक भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये छूट दे दी है, चाइनीज गवर्नमेंट ने। तो ये कितना बड़ा थ्रेट हो गया, जस्ट इमेजिन, राइट। एक सरेआम, इट्स लाइक यू नो, चाइना एक होलीगन की तरह, एक डाकू की तरह यहाँ पर बिहेव कर रहा है। नाकुला क्लैश में भी यही हुआ। जो चाइनीज स्पोक्स पर्सन है जाओ लीजियान, तो जाओ लीजियान ने क्या कहा, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन टू ऑफर, आई वुड like to stress though the Chinese border troops are committed to upholding peace and tranquility along the border with India. ये चाइना का स्टेटमेंट है कि वो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना चाहता है। He added, we urge the Indian side to work in the same direction with us and refrain from actions that might escalate or complicate the situation along the border. We hope both will take proper actions to manage the differences and take concrete actions to safeguard the peace and stability along the border. कितने मीठे मीठे शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये फेक हैं। चाइना कहता कुछ और हैं, करता कुछ और हैं। और ऐसा नहीं है कि एज एन इंडियन आई एम सेइंग दिस थिंग। आप दूसरे देशों के न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, वहाँ पर भी आपको इसी प्रकार की चीज़ें पढ़ने को मिलेगी। चाइना का खुद का, उनकी सरकार का एक ग्लोबल टाइम्स है। ग्लोबल टाइम्स को कभी आप अगर पढ़ें तो इतनी सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई होती हैं, एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो सरकार चाहती हैं एग्जैक्टली वही चीज़ ये ग्लोबल टाइम्स जो है वो लिखता है। बेसिकली ये ग्लोबल टाइम्स जो है ये कम्युनिस्ट पार्टी की ही एक विंग है। विंग इन द सेंस कि उनकी एक ब्रांच है, न्यूज़ मीडिया ब्रांच है। अब न्यूज़ तो हम नहीं कह सकते, इट्स लाइक ए प्रोपोगेंडा ब्रांच। जो वो चाहते हैं टॉप प्लेयर्स चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के, या फिर चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के जो टॉप लीडर शी जिनपिंग जो चाहते हैं, वही चीज़ ये ग्लोबल टाइम्स में लिखी जाती है। और इसमें ये कहा है कि चाइना तो इनफैक्ट इंडिया का कोऑपरेशन चाहता है। चाइना चाहता है कि भारत उनको हेल्प करे, भारत उनको साथ दे, एक्सेट्रा, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये कितना कैन यू बिलीव कि एक देश ऐसा कर रहा है। चाइना ये भूल गया, ये ग्लोबल टाइम्स ये भूल गया कि CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो आपने हमारे कश्मीर में से निकाला है विदाउट आवर परमिशन। इंडियन गवर्नमेंट decision to honor those killed in Galwan clash with wartime gallantry awards has created a shockwave in China. भारत सरकार ने क्या किया, जो गलवान क्लैश में हमारे बैटल कैजुअलिटीज थे, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारी देश की रक्षा करने के लिए, तो ऐसे बहादुर जवानों को वॉर टाइम गैलेंट्री यानी कि एक प्रकार का बहादुरी पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये जो भारत सरकार का डिसीजन है, इसको लेकर चाइना थोड़ा चिंतित हो गया है कि भारत ने इस गलवान क्लैश को एक युद्ध की तरह देखा, एक वॉर की तरह देखा।
तो इसको लेकर चाइना जो है वो चिंतित है। चाइना फिलहाल एक स्टेल मेट में भी है। चाइना देखिए इकोनॉमी वाइज हमसे 5 गुना बड़ा है। आई एम नॉट सेइंग कि चाइना इज़ गोइंग टू बी एन ईजी कंट्री, डिफ़िकल्ट कंट्री होगा हमारे लिए। ये जो युद्ध लाइक सिचुएशन है उसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं। हमने चाइना को धूल चटाई है। चाइना की कैजुअलिटी जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर चाइना कुछ नहीं करता है राइट, अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो और ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होगी, और अगर पीछे हट जाता है तो फिर चाइना की इज्जत चली जाएगी कि इतना बड़ा देश इतना ताकतवर हो चुका है, इतने पैसे हैं, और पीछे हट गया। तो चाइना फिलहाल एक, अगर इसको सॉल्व करना भी चाहे, इस प्रॉब्लम को अगर चाइना बंद करना भी चाहे, तो भी चाइना इतना इजीली इसको बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपने ही जाल में चाइना जो है वो फंस गया है। चाइना वुड रिलेंटलेसली परस्यू देयर एक्शंस ऑफ सलामी स्लाइसिंग। ये एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टर्म है, सलामी स्लाइसिंग। इसका मतलब ये है, सलामी स्लाइसिंग का लिटरल मतलब ये होता है कि जहाँ पर जगह मिली, अगर आपने देखा कि इस पर्टिकुलर एरिया में कोई नहीं है, या फिर इसको इजीली या फिर थोड़ी बहुत मेहनत से इसको कॉन्कर किया जा सकता है, तो यही चाइना करता है। एक देश के साथ, लेट्स से दिस इज चाइना, और ये कोई भी चाइना का नेबर है, सभी के साथ यही किया है चाइना ने। तो ये बॉर्डर है। चाइना क्या करेगा, आपके एरिया में घुस जाएगा और ये एरिया को कैप्चर कर लेगा। तो प्रॉब्लम जो है, भले ही आप दो देशों के बीच में हो, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम आपकी जमीन के ऊपर स्टार्ट की। यू नो व्हाट आई मीन, मैं जो बता रहा हूँ, यू नो व्हाट आई मीन, कि चाइना का देखिए आप, भूटान के एरिया में जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारे देश के एरिया में आकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, दूसरे देशों के साथ भी यही बिहेवियर है उनका। और अगर आपने कुछ नहीं कहा तो ये पार्ट खुद रख लेगा, बता देगा कि ये तो हमारा पार्ट है। तो ऐसे ऐसे करके ज़मीन भी अपनी जो है वो एक्सटेंड करते जाता है चाइना। तो दिस इज सलामी स्लाइसिंग, राइट। ये चीज़ को आप याद रखिएगा। आपको कई बार इसके ऊपर से डायरेक्ट प्रश्न भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू में पूछा गया कि व्हाट इज सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी ऑफ चाइना। फिर वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात करें तो भारत काफ़ी सक्सेसफुल रहा वैक्सीन डिप्लोमेसी में, इसलिए दुनिया के कितने सारे देशों को हम दवाई पहुंचाने वाले हैं, और पहुंचाने लगे भी हैं। लेकिन चाइना की जो वैक्सीन है, लोग नहीं चाहते, बहुत सारे देश नहीं चाहते कि भले ही चाइना के साथ बिजनेस के रिलेशन अच्छे हों, लेकिन चाइना की दवाई हमें नहीं खानी है। तो ये एक चाइना की हार है। इसके अलावा चाइनीज़ गुड्स के बारे में मैं अगर आपसे पूछूं, मैं जानता हूं कि चाइना दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट्स भी बनाता है। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी चाइना बनाने लगा है, और एक लंबे टाइम से बना रहा है। लेकिन ओवरऑल छवि क्या है चाइना की, कि चाइना किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाता है। अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट चल गया तो चलेगा सालों तक, अगर बिगड़ गया तो 2 दिन में भी बिगड़ जाएगा। दैट मीन्स क्वालिटी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी एक उनकी छवि थी, और है भी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट्स। पे अटेंशन, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग व्यू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि उनके सामान के ऊपर तो हम भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन अब भारत ने जो चाइना के मोबाइल ऐप्स और इन सारी चीज़ों को बैन किया है, इसका मतलब ये है कि उनके द्वारा प्रोवाइड की जा रही सर्विसेज के ऊपर भी हम भरोसा नहीं कर सकते। जैसे हमारा देश मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करना चाहता है, वैसे ही चाइना जो है वो अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहता है। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने चाइना का जो 5G है, 5G और उसके साथ जुड़ी हुई सर्विसेज जो हैं उसको लेकर बहुत सारे देश जो हैं वो दे आर नॉट सेटिस्फाइड, दे आर नॉट गोइंग टू यूज़ चाइनीज़ 5G। तो चाइना के ऊपर भारत ने प्रेशर क्रिएट किया है सर्विस फ्रंट पर, और इसमें चाइना हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। WTO में भी चाइना नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत सारे खुद ने ही रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस चाइना करते आया है, तो वहाँ पर जाकर वो क्या कंप्लेन करेगा। तो ये आर्टिकल में जो राइटर हैं हमारे रिटायर्ड मेजर जनरल साहब यही लिखते हैं कि यही वक्त है कि जब भारत
की मदद के लिए और भारत के साथ दूसरे देशों को भी खड़ा होकर आगे बढ़ना चाहिए और चाइना को हमें रोकना चाहिए। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं डेमोक्रेसीज डिलेमा। पायोनियर का एक आर्टिकल है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट म्यांमार। एक दो दिन पहले भी मैंने म्यांमार का मैप जो है वो आपको दिखाया था। हमने बात की थी साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, तो आपको याद होगा, राइट। नाउ डियर फ्रेंड्स, म्यांमार में कू हो गया। कू का मतलब ये है कि मिलिट्री जो है, वहाँ की आर्मी ने सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया है, खुद तख्त पर बैठ गई है आर्मी। और म्यांमार के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 2011 में डेमोक्रेसी की वहाँ पर शुरुआत हुई और उससे पहले 50 सालों तक वहाँ की आर्मी ने ही बर्मा या फिर म्यांमार के ऊपर राज किया था। अभी कुछ टाइम पहले दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसी USA में कैपिटल हिल अटैक हुआ और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में रेड फोर्ट सीज हुआ। तो ये कुछ ऐसे देखा, मैंने आपको कहा था ना, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ याद होगी, अगर नहीं है तो मैं याद दिलाता हूँ कि ये जो कैपिटल हिल अटैक हुआ उस टाइम पर मैंने कहा था कि ये एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई है और अब ये चीज़ आपको दूसरे देशों में भी देखने को मिल सकती है। तो डायरेक्टली कुछ टाइम बाद ही हमें ये हमारे ही देश में, भारत में देखने को मिली। और जब दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे पुरानी डेमोक्रेसीज में ये हाल है, तो फिर म्यांमार जैसा देश जिसने अभी कुछ 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं डेमोक्रेसी के, और वहाँ पर मिलिट्री कू होना जो है, मीन्स ऐसी रेजीम्स जो होती हैं उनको भी एक सपोर्ट मिल जाता है। जब USA म्यांमार मिलिट्री या फिर इनके लीडर्स को कहेगा कि ये क्या चल रहा है, तो ये भी कहेंगे कि आपके देश में क्या चल रहा था, आप खुद अपना देखिए, हमें क्यों कह रहे हैं, दिस इज़ आवर इंटरनल मैटर। भले ही कितना भी बड़ा छोटा देश हो, तो हर कोई देश जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को लेकर तो काफ़ी सेंसिटिव होता ही है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है आंग सान सू की। आंग सान सू की जो है नोबेल पुरस्कार विनर है। आई एम श्योर ये फेस बहुत ही फेमस है आंग सान सू की, तो आपको पता ही होगा। म्यांमार की मिलिट्री जो है वो अब मेन पॉलिटिकल लीडर मीन्स उनके हाथ में कमान आ चुकी हैं, और बड़े बड़े लीडर्स जैसे कि आंग सान सू की जो डिफैक्टो एक प्रकार की डिफैक्टो रूलर थी, उनके पास ही सारा पावर था। फिर प्रेसिडेंट यू विन मिंट जो हैं, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स, ओपोजिशन लीडर्स, राइटर्स, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, इन सभी को अरेस्ट किया गया है। और USA ने काफ़ी इसकी निंदा की है। USA के जो बाइडन है प्रेसिडेंट साहब, तो उन्होंने भी ये कहा है कि एक सैंक्शंस जो हैं वो म्यांमार के ऊपर लगाए जा सकते हैं, और फिर से इनफैक्ट इससे पहले भी सैंक्शंस लगाए गए थे, तो फिर से लगाए जा सकते हैं। और म्यांमार को ये वहाँ की मिलिट्री जो है उनको प्रेशराइज करने की कोशिश की है कि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करें। भारत ने भी एक चिंता व्यक्त की है। अब हमारे लिए जो बड़ी चिंता है भारत के लिए वो ये हो सकती है कि चाइना और म्यांमार की जो ये मिलिट्री है उनके बीच में एक पार्टनरशिप ना हो जाए, वरना फिर म्यांमार एक ऐसा देश जिसमें हमने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, बहुत सारी एनर्जी इन्वेस्ट की है, तो वो चाइना के गोद में जाकर ना बैठ जाए। वी हैव टू कीप दिस थिंग इन इसको लेकर काम करना होगा। वी हैव टू बी बिट केयरफुल के, बट लेट्स वेट एंड वॉच। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एक ग्लोबल फ्यूचर, मिलेनियम पोस्ट का एक आर्टिकल है, आउट ऑफ द बॉक्स टाइप ऑफ आर्टिकल है। खिलौने, हम सब खिलौने खेल कर बड़े हुए हैं, और हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में कितने अलग अलग प्रकार के खिलौने, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के खिलौने आपको देखने को मिलते हैं। हर एक राज्य की एक खिलौने बनाने की खासियत है, राइट। इंडिजीनियस टॉयज़ हैं, बहुत ही पुराने टॉयज़ हमारे यहाँ पर, पुरानी परंपरा वाले टॉयज़ जो हैं वो भी हमें मिलते हैं। और इनफैक्ट जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की चीज़ों को देखते हैं, आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, तो वहाँ पर भी हमें खिलौनों की परंपरा जो हैं have always been around us, isn't it? अब
भारत की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर रिच टेक्सटाइल, इंट्रिकेट वुडवर्क, ट्रेडिशनल पोट्री, ये सारी चीज़ें कल्चर का पार्ट हैं और रॉ मटेरियल भी अवेलेबल हैं। भारत खुद के लिए और दुनिया के लिए भी खिलौने बना सकता है। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अगर मैं टॉय इंडस्ट्री के फैक्ट्स आपके साथ तो शेयर करूं तो पता है भारत की टॉय इंडस्ट्री की वैल्यू क्या है? $1 बिलियन। $1 बिलियन इसकी वैल्यू है। मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज दोनों लोकल और ग्लोबल प्लेयर्स के लिए एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो यू कैन इमेजिन कितना सारा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। डोमेस्टिक प्लेयर्स भी और ग्लोबल प्लेयर्स भी यहाँ पर आकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर रॉ मटेरियल अवेलेबल हैं, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे पेपर बोर्ड हो, चाहे टेक्सटाइल हो, राइट। हर जगह ये सारी चीज़ें, टेक्सटाइल या फिर पॉलिस्टर और दूसरे फाइबर्स की बात करें तो क्या आपको पता है कि भारत सेकंड रैंक पर है जब हम पॉलिस्टर और इसके साथ जुड़े हुए फाइबर्स की बात करें। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा देश। तो रॉ मटेरियल की कोई यहाँ पर कमी नहीं है। हमारे देश में 4000 जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस 4000 में से लगभग 75% जितने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो माइक्रो यूनिट्स हैं। बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज हैं, छोटी छोटी फर्म्स। माइक्रो यूनिट्स सबसे ज़्यादा है यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स, और बाकी के जो 22% जितने हैं वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। तो इतनी कोई ख़ास बड़ी ब्रांड, मेगा फैक्ट्री, राइट, ऐसी कोई ब्रांड नहीं है जो अलग अलग खिलौने बनाए एंड थिंग्स। तो वी नीड मिक्स ऑफ एवरीथिंग। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ हमें 5 बड़ी फर्म्स चाहिए और बाकी ये फर्म्स नहीं चाहिए। नो, वी नीड स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइजेस, राइट, इस क्षेत्र के लिए। पूरी एक जितनी भी वेराइटीज़ हो सकती हैं मैन्युफैक्चरिंग की, ये सारी हमें यहाँ पर क्रिएट करनी होगी। इसको लेकर भारत सरकार ने 17 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान फॉर टॉयज रिलीज़ किया, और इसमें 13 ऐसे टॉय क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया गया। अभी कुछ टाइम पहले टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने नेशनल टॉय फेयर का ऐलान किया है 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। तो अभी इस मंथ के एंड में और नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में नेशनल टॉय फेयर रखा जाएगा, और इसमें सरकार खिलौनों को खरीदेगी। फिर इसका प्लान है, फिर मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का प्लान है, इंडिजीनियस टॉय क्लस्टर बनाने का प्लान है, कंज्यूमर अवेयरनेस, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट, इस इंडस्ट्री को पैसे मिले, इन्वेस्टमेंट मिले। खिलौने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, खिलौने की इंडस्ट्री जो है ये बिजनेसमैन के लिए भी हैं, बिजनेसमैन बिजनेसवुमेन के लिए भी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सोसाइटी में एक डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है खिलौनों को लेकर, और हमारे यहाँ पर ग्लोबल प्लेयर्स की बात करें तो स्किल्ड लेबर जो है वो एक रीज़नेबल रेट पर अवेलेबल हैं। बहुत सारे राज्यों ने तो मदद करने की भी शुरुआत कर दी है अलग अलग अपनी इंडस्ट्री और बिजनेसेस की। फॉर एग्जांपल ओवरऑल अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो एक लीडिंग स्टेट है एक्सपोर्ट्स का। 32.6% जितने खिलौने महाराष्ट्र से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश और कर्नाटका का आंकड़ा आपकी स्क्रीन के ऊपर है। देन वी हैव तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे इमर्जिंग स्टेट्स हैं। और कुछ ये राज्यों ने 30% जितनी सब्सिडीज, राइट, आपकी जो आप कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो 30 लाख रुपीस जितनी आपको सब्सिडीज दी जाएगी। तो दैट्स अ गुड सपोर्ट। तो ये एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर वाली इंडस्ट्री है टॉय इंडस्ट्री। और जैसे बच्चों के विकास के लिए खिलौने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी प्रकार से हमारी इकोनॉमी के विकास के लिए भी खिलौनों की इंडस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मूविंग ऑन टू क्लाइमेट कॉल, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। डियर फ्रेंड्स, एक पब्लिक ओपिनियन पोल कंडक्ट करवाया गया, इसका नाम है द पीपल्स क्लाइमेट वॉट। इसमें 1.2 मिलियन लोगों को 50 अलग अलग देशों में इनका एक सर्वे किया गया। इसमें 18 ऐसे की पॉइंट्स क्लाइमेट चेंज को लेकर रखे गए थे, जैसे कि एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, इकोनॉमी, फूड एंड फार्म्स, नेचर, प्रोटेक्टिंग पीपल, एक्सेट्रा। और ज़्यादातर जो रिस्पोंडेंट थे वो यंगस्टर्स थे, राइट। पब्लिक ओपिनियन जो है क्लाइमेट एक्शन के ऊपर जो लिया गया, तो पता चला कि धीरे धीरे पब्लिक का ओपिनियन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रोंगर होता जा रहा है। लोग इस विषय को लेकर काफ़ी एक्टिव होने लगे हैं, काफ़ी अवेयर होने लगे हैं। लोगों को इस विषय के बारे में काफ़ी पता भी चलने लगा है, थिंग्स लाइक दैट।
और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, इसने पहला ऐसा जो पोल कंडक्ट करवाया, तो इसमें 64% रिस्पोंडेंट्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल जो क्लाइमेट चेंज चल रहा है ये एक प्रकार की ग्लोबल इमरजेंसी है। 64% लोगों का ये एक ही आंसर था। फिर छोटे देश जो आइलैंड नेशंस हैं, तो आइलैंड नेशन के लोगों ने तो काफ़ी ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन दिखाया, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा अवेयर हैं, वो फ्रंट लाइन पर खड़े हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की उनके ऊपर हो रही है, तो दे नो इट वेरी वेल। हमसे अच्छा वो जानते हैं क्लाइमेट चेंज को, डायरेक्टली फेस टू फेस करते हैं वो, तो ऑफ कोर्स उनका पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा रहता है कंपेयर टू आवर हमारे जैसे देश, या फिर हमारे जैसे जो सेफ एरिया, सो कॉल्ड फ़िलहाल सेफ एरिया में रहते हैं, तो वो इतने ज़्यादा क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयर नहीं होते हैं। फिर मिडिल इनकम नेशंस जो हैं वहाँ के लोग भी काफ़ी अवेयर हैं कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़। ये भी एक चीज़ इस सर्वे में देखने को मिली है। डेवलप्ड देशों ने क्या किया है कि अपना अपना डेवलपमेंट करने के लिए जो कैपेसिटी थी, फॉर एग्जांपल अगर दुनिया, लेट्स से जस्ट समझने के लिए कि 100 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को आप मैक्सिमम 100 किलो कार्बन डाइऑक्साइड को, इतना रूम है इस पृथ्वी के ऊपर, उतना आप एमिट कर सकते हैं, तो ये डेवलप कंट्रीज़ ने ही 70-80 किलो जितना एमिट कर दिया है, तो अब बचा है 20 किलो। और हमें भी हमारे जैसे डेवलपिंग देशों को ग्रोथ अचीव करना है, डेवलपमेंट अचीव करना है, तो उसके लिए हमें कुछ फैक्ट्रीज चलानी पड़ेगी। तो ये डेवलप कंट्रीज़ ने ही जो कैपेसिटी थी उसका 70-80% या फिर उससे भी ज़्यादा जो है वो उन्होंने यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास बहुत ही छोटा रूम बचा है, और वो कहते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ को छोड़िए, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते हैं, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इज इट? The poll also noted a direct correlation between education level of respondents and responses favoring climate actions. Of course, education का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो पढ़े लिखे लोग थे तो वो क्लाइमेट चेंज को लेकर ज़्यादा अवेयर थे। The poll findings present governments with the inevitable that they have to get proactive on climate or face rejection from coming generations. फोटोज़, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत बड़ी फाइंडिंग है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर आप सुन रही हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि फ्यूचर की, ये करंट और फ्यूचर की जनरेशन जो है वो क्लाइमेट को भी सीरियसली ले रही है, और क्लाइमेट को लेकर आपने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं इसके आधार पर आपको वोट्स मिल भी सकते हैं और आपके वोट्स टूट भी सकते हैं। तो क्लाइमेट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल अरीना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें इस आर्टिकल में पढ़ने को मिलती हैं, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स। डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। यूपीएससी या फिर अलग अलग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्लीज़ डाउनलोड आवर ऐप, एंड आई विल सी यू सून, राइट, टुमारो अर्ली मॉर्निंग। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।